आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 6 नवंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। लेबनान में फिर बड़ी जंग के आसार, इस्राएली बमों ने तोड़ी सीज फायर की खबर, हिजबुल्लाह बोला झुकेंगे नहीं, जवाब देंगे। रफा में नया सौदा, हमास को निकासी का ऑफर, हथियार डालने की शर्त। तुर्की में हमास की सीक्रेट मुलाकात, इब्राहिम कालिन और खलील अलहिया की मीटिंग। सूडान से आई अच्छी मगर अधूरी खबर, आरएसएफ ने मान ली सीज फायर की पेशकश। ईरान ने दोहराया मिसाइल प्रोग्राम पर नहीं होगी कोई बात, आईएईए के चीफ ने दी वार्निंग। और जर्मनी ने शुरू की सीरियंस की वापसी, रिफ्यूजी कैंप्स में खौफ। ये थी महज कुछ हेडलाइंस, इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें और यकीन मानिए अहम खबरें ही हैं। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। क्या लेबनान में फिर से भड़क उठी है जंग की आग? आज जो हुआ है उस माहौल में ये सवाल उठना लाजमी है। इसराइल ने लेबनान पर बहुत तेज और बहुत बड़े हमले शुरू कर दिए हैं और हिजबुल्लाह ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, जो हम पर जंग थोपेगा उसे पूरी तरीके से जवाब देंगे। अब से कुछ वक्त पहले, कुछ घंटों पहले इस्राएली फौज की एयर स्ट्राइक्स साउथ लेबनान के कई इलाकों पर हुई हैं, जिसमें भारी तबाही, वाकई भारी तबाही मची है। आईडीएफ का दावा है कि उनके निशाने पर हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर धमाकों की गूंज से साफ है कि बम सिर्फ उन ठिकानों पर नहीं, पूरे इलाके पर बरसे हैं। आज सुबह ही आईडीएफ ने साउथ लेबनान के बाशिंदों को निकलने की वार्निंग दी थी, फिर कुछ घंटों बाद ही हवा से आग बरसा दी। लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस्राएली फाइटर जेट्स ने टायर डिस्ट्रिक्ट ताइबे और अब्बासिया में बमबारी की, जबकि बेरूत के ऊपर भी इस्राएली फाइटर जेट्स बहुत नीचे उड़ते हुए देखे गए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम किसी भी सियासी सौदे में नहीं पड़ेंगे, इसराइल के साथ कोई रिश्ते सुधारने वाले नहीं हैं। इसराइल जो चाहता है वो हमें झुकाना है, मगर हम झुकेंगे नहीं। हिजबुल्लाह ने 2 टूक ऐलान किया कि ये जंग अब हम पर थोप दी गई है और जवाब भी उसी जबान में दिया जाएगा। ये सीधी वार्निंग है जंग की तैयारी की। जो हिजबुल्लाह पिछले नवंबर से अब तक खामोश था सीज फायर से, वो अब कह रहा है कि ठीक है, जंग लड़ी जाएगी। दोस्तों, 1 साल पहले जिस सीज फायर पर दुनिया ने राहत की सांस ली थी, आज वो राख में बदलता दिख रहा है। सरहद पर धुआं है, आसमान में धमाके हो रहे हैं और दोनों तरफ से वही पुराने अल्फाज, हम सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि हर बम के साथ एक नया मोर्चा खुल रहा है और मिडिल ईस्ट फिर से उस मोड़ पर है जहां अमन बस एक कहानी सी लगती है। याद रखिएगा, मैं जो कह रहा हूं उस लाइन को याद रखिएगा कि वजूद बचाने की एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। हमास को बचाने के लिए एक नई डील की पेशकश की गई है। रफा में फंसे हमास के जंगजू हथियार डाल दें और मिस्र के जरिए गजा के दूसरे इलाकों में जाने की इजाजत पा लें। ये वो नया फॉर्मूला है जो अमेरिका की सरपरस्ती में चल रही सीज फायर डिप्लोमेसी का अगला पड़ाव बताया जा रहा है। ये मिस्र का प्रपोजल है जो हमास के लड़ाकों को सही सलामत पहले सुरंगों से और फिर गजा से बाहर निकालना चाहता है और कहता है कि फिर वापस वो गजा आ सकते हैं। सोर्सेज के मुताबिक मिस्र के मीडिएटर्स ने इस पेशकश में कहा है कि हमास के लड़ाके अगर अपना असलहा मिस्र को सौंप दें और रफा में बनी सुरंगों की लोकेशन बता दें, तो उन्हें महफूज रास्ता दिया जाएगा निकलने का, ताकि वो इलाके खाली कर सकें। मकसद सीज फायर को बचाना और रफा को फ्री जोन बनाना है। लेकिन अब तक ना इस पर इसराइल ने हामी भरी है ना हमास ने। 3 अलग अलग सोर्सेज के हवाले से यह खबर आई है, जिसमें कहा गया है कि बातचीत चल रही है मगर मामला फंसा हुआ है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी इस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है और हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने भी इस पर अभी कमेंट करने से इनकार कर दिया है। दरअसल रफा वो जगह है जहां इसराइल का कब्जा और हमास की मौजूदगी दोनों साथ साथ हैं और यही सीज फायर का सबसे बड़ा रिस्क पॉइंट बन गया है। रफा में ही पिछले हफ्ते 2 बड़े हमले हुए, जिनका इल्ज़ाम इसराइल ने हमास पर लगाया, लेकिन हमास ने इनकार कर दिया। इन हमलों में 3 इसराइली फौजी मारे गए और इसराइली जवाबी हमले में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। कुछ वसाइल का कहना है कि रफा में फंसे हमास के जंगजू शायद बेखबर हैं, उन्हें पता ही नहीं कि सीज फायर लागू है, क्योंकि उनसे मार्च के महीने से कोई सीधा कांटेक्ट नहीं हुआ है। ये हो भी सकता है, लेकिन मैं इसे मानने से इनकार करता हूं कि हमास को, भले ही वो लोग फ़ोन पर बात ना कर रहा हूं, लेकिन उन्हें इसका नहीं पता होगा कि सीज फायर हो गया है। भाई, बमबारी तो रुकी गई है, धमाके तो कम हो गए हैं, कोई तो बाहर निकलता होगा उन सुरंगों से, दिखता तो होगा, बाजार लग रहे हैं, पता होगा। ट्रंप के गजा अमन प्लान की ये पहली सीढ़ी है दोस्तों, जिसमें हमास ने आखिरी 20 इस्राएली होस्टेजेस छोड़ दिए और बदले में
करीब 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए गए। इसराइल की फ़ौज वेस्ट गज़ा से पीछे हट चुकी है, मगर हमास अब भी गज़ा के कई हिस्सों से हुकूमत चला रहा है। प्लान का अगला हिस्सा क्या कहता है वो समझ लीजिए। जो अगला फेज़ है इस सीज़फायर डील का, वो कहता है कि हमास को पूरी तरह से बेअसर करना है, गज़ा की हुकूमत टेक्नोक्रेटिक कमेटी को सौंपना है और वहाँ एक इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती करना है। मगर असल सवाल वही है, क्या ये अमन का रास्ता है या कब्जे को नया चेहरा देने की तैयारी है? इसे समझना होगा। हमास से जुड़ी एक और खबर यह है कि हमास की लीडरशिप की तुर्की में एक खुफिया मुलाकात हुई है। गज़ा सीज़फायर में तुर्की का बढ़ता दखल, समझ लीजिए, इसी खबर से आपको समझ आ जाएगा। तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ का नाम है इब्राहिम कालिन। इन्होंने इस्तांबुल में हमास के सबसे सीनियर लीडर्स में शुमार खलील अलैया से अहम मुलाकात की। रॉयटर्स के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच गज़ा सीज़फायर के अगले फेज़ पर बात हुई है, खासकर एग्रीमेंट की कमियों को दूर करने और गज़ा में सुकून बरकरार रखने के तरीक़ों पर। इस हफ्ते की शुरुआत में तुर्की ने कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया समेत कई मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदों की मेज़बानी की थी। हो सकता है कि इसी दौरान खलील अलैया भी वहाँ पहुँचे हों। ये खबर तो अब आ रही है सामने। ये मीटिंग तो 2 दिन पहले हुई थी। इस मीटिंग का मकसद था गज़ा में अमन की बहाली के लिए रीजनल स्ट्रैटजी बनाना। तुर्की का कहना है कि उसका टारगेट ये है कि फ़लस्तीनियों को खुद अपना हुक्मरान बनने और अपनी हिफाजत खुद करने का मौका मिले। ये बयान अमेरिका के उस पोस्ट वॉर विजन से मेल खाता है जिसमें कहा गया है कि गज़ा का इंतज़ाम फ़लस्तीनी खुद संभालें, मगर अमन की गारंटी के साथ। उधर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के सदर, उन्होंने तुर्की के इस कदम की तारीफ़ की है। कहा है कि तुर्की ने सीज़फायर नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाने में अहम रोल निभाया है। वो जो मीटिंग बुलाई थी उसके लिए, खलील अलैया से मुलाकात के लिए तारीफ़ नहीं है। याद रहे दोस्तों कि तुर्की और हमास के बीच ताल्लुकात तकरीबन 2 दहाइयों से कायम हैं, 2 दशकों से। ये 20 साल से पुराने ताल्लुकात हैं तुर्की और हमास के, और यही रिश्ता इसराइल और कुछ अरब हुकूमतों के लिए परेशानी की वजह भी है, जो इसे रीजनल इंस्टेबिलिटी की जड़ मानते हैं। बहुत से लोगों को तुर्की पर यकीन नहीं, वो गाली देते हैं, उन सबका एहतराम, वो उनका अपना विजन है। लेकिन आप जिनके लिए गाली दे रहे हैं वो हमास के लोग तुर्की को अपना दोस्त मानते हैं, वहाँ महफूज भी रहते हैं, जाते आते हैं और सलामत वापस लौटते हैं। इसे आप भी समझिएगा। खबरें कभी कभी आपको आपकी नब्ज़ के हिसाब से दिखाई जाती हैं। सूडान से अधूरी ही सही मगर एक अच्छी खबर आ गई है। सूडान की सरजमी पर 19 महीनों से जारी जंग में आज एक नई हलचल की खबर आई है। आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने अमेरिका की पेशकश मान ली है, इंसानी बुनियाद पर सीज़फायर के लिए हामी भर दी है। रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी वो पैरामिलिट्री ग्रुप जिसने पिछले हफ्ते अल-फाशर शहर पर कब्जा किया था, अब वही ग्रुप कह रहा है कि हम अपने लोगों की ख्वाहिश और मुल्क के मुफाद में अमन की पेशकश को मानते हैं। बयान में साफ लिखा गया कि क्वाड ममालिक अमेरिका, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब की पेशकश को आरएसएफ मंजूर करती है। मगर दूसरी तरफ जो इनसे लड़ रही है सूडानी फौज, उसने अभी हथियार डालने से इनकार कर दिया है, कहा सीज़फायर नहीं। फौजी हुक्काम का कहना है, बुरहान का, कि हम तभी इस ट्रूस को, इस सीज़फायर को मानेंगे जब आरएसएफ शहरों से निकल जाए और अपने हथियार सौंप दे। यानी अमन की बात तो है लेकिन यकीन नहीं। अधूरी सी सीज़फायर की बातें आई हैं, एक पार्टी मान रही है, दूसरी नहीं। याद रहे दोस्तों, ये वही खाना जंगी है, ये वही सिविल वॉर है जो अप्रैल 2023 में शुरू हुई थी, जब सूडान की फ़ौज और आरएसएफ, जो पहले एक ही हुकूमत के हिस्से थे, इंटीग्रेशन प्लान को लेकर टकरा गए थे। तब से खार्तूम, दारफुर और अल-फाशर जैसे शहर तबाही के निशान बन चुके हैं। हज़ारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, और अब ये ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस शायद पहली बार लोगों को थोड़ी सी राहत दे सकता है। अमेरिका की कोशिश है कि दोनों तरफ एक मॉनिटरिंग मिशन बने ताकि राहत के काफिले पहुंच सकें और सिविलियन इलाकों में फायरिंग पूरी तरह से रुक जाए। मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि दोनों फौजें अब भी एक दूसरे की गर्दन पर खड़ी हैं। अब सवाल यह है, क्या यह अमन की शुरुआत है या बस एक और ब्रेक है अगले हमले से पहले का? लेकिन उससे पहले सूडानी आर्मी माने तो सीज़फायर को। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी।
ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका से अगर कोई बातचीत होगी तो सिर्फ न्यूक्लियर मसले पर होगी, मिसाइल या रीजनल इश्यूज पर नहीं। कैबिनेट मीटिंग के बाद अब्बास अराक्ची ने दो टूक कहा, वाशिंगटन पहले भी मिसाइल और इलाकाई मामला छेड़ चुका है, मगर ईरान का मौकिफ नहीं बदलेगा। अमेरिका से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फाइल पर। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने तेहरान को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने UN इंस्पेक्टर्स से कॉपरेशन नहीं बढ़ाया, ताउन नहीं बढ़ाया, तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ सकती है। राफेल ग्रोसी ने बताया कि जून में इसराइल के साथ झड़पों के बाद से एजेंसी ने ईरान में दर्जन भर इंस्पेक्शन किए हैं, लेकिन उन्हें फोर्दो, नतांज और इस्फहान जैसी न्यूक्लियर साइट्स में दाखिला नहीं दिया गया, जिन पर अमेरिकी हमले हुए थे। अक्टूबर में ग्रोसी ने यह भी कहा था कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक के पास कुछ मूवमेंट्स देखा गया है, मगर ये एनरिचमेंट एक्टिविटी का सबूत नहीं है कि ईरान फिर से एनरिच कर रहा हो अपना यूरेनियम, इसके कोई सबूत नहीं मिले। जवाब में ईरानी हुकूमत के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई ने कहा कि ग्रोसी को मालूम है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से पुरअमन है, ये सिविलियन यूज़ के लिए, हथियार बनाने के लिए नहीं है, और उन्हें बेबुनियाद राय देने से बचना चाहिए। यानी तेहरान का लहजा वही है, ना मिसाइल पर बात होगी, ना अपनी हिफाजत पर कोई सौदा होगा। बाकी अमेरिका चाहे जितनी फाइलें खोल ले, ईरान ने दरवाज़ा सिर्फ एक के लिए ही खोला है, सिर्फ न्यूक्लियर फाइल पर, और वो भी अपनी शर्तों पर। जर्मनी ने अपने यहाँ रहने वाले सीरियन रिफ्यूजीज़ की वापसी शुरू कर दी है। जर्मनी की अदालत कह रही है कि अब खतरा नहीं बचा सीरिया में, अब तुमको वापस जाना होगा। जर्मनी ने सालों बाद पहली बार 2 सीरियन शहरियों को मुल्क से डिपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। डसेल्डॉर्फ की एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अब सीरिया के जिन इलाकों दमिश्क और लताकिया से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ हालात इतने ख़तरनाक नहीं बचे कि उनकी जान को कोई सीधा खतरा हो। ये मामला 46 साल के रसोइये और उसके 26 साल के बेटे से जुड़ा है, जिनकी पनाह की दरख्वास्त ऑस्ट्रिया में भी नामंजूर कर दी गई थी। जर्मनी की अदालत ने साफ कहा, इन सूबों में बेतरतीब तशद्दुद की सतह इतनी नहीं है कि इसे ज़िंदगी के लिए एक सीरियस ख़तरा माना जाए। ये फैसला आखिरी है और इस पर कोई अपील नहीं की जा सकती। दोस्तों, सीरियन रिफ्यूजीज़ के लिए ये एक नया और फिक्र बढ़ाने वाला मोड़ है, क्योंकि जर्मनी अब सेफ इलाकों के बहाने वापसी की राह खोलता दिख रहा है। 2-3 हेडलाइन देख लीजिए। आज बिहार में इलेक्शन था, फर्स्ट फेज़ की वोटिंग हुई और ये बताया गया कि वहाँ पर आज 121 सीटों पर वोट डाले गए, 64.46% वोटिंग हुई। डिप्टी CM पर हमला हुआ, RJD उम्मीदवार ने दरोगा को धमकाया, सीवान में बुर्के पर बवाल हो गया। ये तो हमेशा ही होता है। और एक हेडलाइन, विधायक आवास में हाई प्रोफाइल लड़कियों की सप्लाई, नेताओं के लिए विदेशी लड़कियां मंगा रहे एजेंट्स। बिहार चुनाव में 100 लड़कियों की डील। वाह 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 वाह। विधायकों के लिए या वोटर्स के लिए? वोटर्स तो बहुत होते हैं। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।